बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और साथ ही आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तारीखी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। गुज़श्ता वीडियो में हमने सुल्तान सुलेमान के कुछ हालात जाने थे। अब इस वीडियो में हम जो बकाया हालात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हम यहाँ तक आए थे कि सुल्तान के ख़िलाफ़ मिस्र में बगावत हुई थी, जो बगावत सुल्तान ने फ़रोग़ कर दी। इस मौका पर जबकि सुल्तान ओरना शहर में क़याम किए हुए था, यन्नीचरी लश्करी के कुछ सलारों ने सरकशी की, लेकिन सुल्तान ने इसे सख्ती से दबा दिया। इस मौका पर इब्राहिम ने भी सुल्तान की बड़ी मदद की, जो हुकूमत का सदर आज़म था। ये शख्स एक तरह से किसी जहाज़रान का बेटा था, ग़ुलाम बनाकर मैग्नेशिया की एक औरत के हाथ से फ़रोख्त कर दिया गया। वहीं ये पला बड़ा और जवान हुआ, और जब सुल्तान सुलेमान जिस वक़्त मैग्नेशिया के सूबे का सूबेदार था तो इब्राहिम से वहाँ उसकी मुलाकात हुई। इब्राहिम की काबिलियत से सुल्तान बड़ा मुतासर हुआ। लिहाजा जब सुल्तान सुलेमान तख्त व ताज का मालिक बना तो उसने इब्राहिम को भी अपने साथ कस्तुनतुनिया में बुलाया और उसे अपना एक तरह का वज़ीर आज़म यानी सदर आज़म बना के रखा। ये हमेशा सुल्तान सुलेमान का बड़ा मुखलिस रहा और सुल्तान ने अपनी बहन की शादी भी इसके साथ कर दी थी। बहरहाल ये दोनों सरकशियाँ जो थी वो ख़त्म हुई। अब सुल्तान ने हंगरी में कुछ जो है वो हालात दुरुस्त नहीं थे, लिहाजा क्योंकि इससे पहले सुल्तान ने बलगराद हंगरी का शहर और जीरा रोडस फतह किए थे। अब 1526 में सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ हंगरी का रुख किया। हंगरी का बादशाह उस वक़्त लोईसानी था। वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर सुल्तान के सामने आया। दोनों लश्कर मुहाकज़ के मैदान में आमने सामने हुए और इस मैदान में सुल्तान ने हंगरी के बादशाह को बदतरीन शिकस्त दी। हंगरी का बादशाह भी इस जंग में मारा गया। उसके बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े पादरी जो जंग के लिए लोगों को अंगेज कर रहे थे, सब हलाक हो गए। 2 लाख लोग इस जंग में मारे गए और 1 लाख सुल्तान सुलेमान ने कैदी बनाए जो फ़रोख्त कर दिए गए। हंगरी को फतह करने के बाद ये हंगरी एक तरह से गुज़श्ता सारे सुल्तानों के दौर में यूरोप में दाखिल होने के लिए एक दीवार बना रहा था। अब इस दीवार को सुल्तान ने गिरा दिया। अब यूरोप का जो रास्ता था वो एक तरह से सुल्तान ने साफ कर दिया और हंगरी जो इससे पहले 100 साल तक तुर्कों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा, अब वही हंगरी 140 साल के लिए तुर्कों के तहत हो गया। हंगरी को फतह करने के बाद सुल्तान वापस आ गया और फिर हंगरी के हालात मज़ीद ख़राब हुए, इसलिए कि सुल्तान ने वहाँ के हालात दुरुस्त करने के लिए एक शख्स ज़ापोलिया को मुकर्रर किया था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया का हुक्मरान फर्डिनेंड, जो चार्ल्स पंजम का भाई था, और चार्ल्स पंजम 7 मुल्कों का हुक्मरान था जिसकी बहुत बड़ी ताकत थी, उसने हंगरी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। इन हालात में हंगरी के अंदर खाना जंगी शुरू हुई। इस खाना जंगी को देखते हुए सुल्तान ने फिर लश्कर के साथ रुख किया हंगरी का। अब जब उसने हंगरी का रुख किया तो हंगरी के सारे मैदानों को उसने साफ करके बूदा का जो इलाका था उस पर फर्डिनेंड जो है काबिज हो गया था। सुल्तान ने इस ज़बरदस्त हमला किया कि बूदा पर दोबारा कब्ज़ा करके उसने ऑस्ट्रिया के मरकज़ी शहर वियना का रुख किया। वियना का सुल्तान मुआसरा करना चाहता था।
सुल्तान के पहुंचने से पहले फर्डिनेंड ने अपने भाई चार्ल्स पंजम थे, जो 7 मुल्कों का हुक्मरान था, मदद तलब की। उसने बहुत बड़ा लश्कर अपने भाई की मदद के लिए भेजा। इसके अलावा अस्पायर के इलाके के सलीबी जंगजू 26,000 की तादाद में यहाँ पहुँचे सुल्तान सुलेमान के ख़िलाफ़ जंग की इब्तिदा करने के लिए। अब सुल्तान ने आतनबर्ग के मकाम पर दरियाए राब को अबूर किया और आगे बढ़कर उसने वियना का मुहासरा करना चाहा। लेकिन वियना वालों की और ऑस्ट्रिया वालों की खुशकिस्मती कि सुल्तान ने अभी शहर का मुहासरा नहीं किया था कि तेज़ बारिशों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से चारों तरफ कीचड़ हो गया और सुल्तान की जो तोपें थी उन्हें शहर के करीब न लाया जा सका। इसका नुकसान ये हुआ कि सुल्तान के लश्कर ने शहर का तो मुहासरा कर लिया, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। दीवार को गिराने के लिए जो बारूदी सुरंगें बिछाई जाती थी वो भी नाकारा हो जाती थी, बारिश ख़त्म नहीं हो रही थी। ऊपर से वियना शहर के फसीलों से तोपें दागी जाती थी और सुल्तान के लश्कर का बड़ा नुकसान होता था, जबकि सुल्तान की तोपें बहुत पीछे रह गई थी कीचड़ की वजह से। चंद हफ्तों तक ये मुहासरा जारी रहा। फिर जब बारिश की वजह से हालात मज़ीद अबतर हो गए, सुल्तान के पास जो खाने का सामान था वो भी ख़राब होने लगा, तब सुल्तान ने अपने लश्कर का नुकसान न कराना चाहा। सुल्तान लश्कर को लेकर वापस चला गया। वियना वाले इसी पे खुश थे कि सुल्तान वापस चला गया है, लिहाजा फर्डिनेंड ने, जो ऑस्ट्रिया का हुक्मरान था, दोबारा हंगरी में दखलंदाजी करना शुरू कर दी। सुल्तान एक बार फिर लश्कर लेके आया। इस बार फर्डिनेंड के पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने अपने भाई को बुला लिया, जो 7 मुल्कों का हुक्मरान था, चार्ल्स पंजम। वो भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ गया। सुल्तान ने न चार्ल्स की परवाह की न फर्डिनेंड की। हंगरी से निकलकर जितना इलाका था वियना तक सब उसने एक तरह से रौंद के रख दिया। चार्ल्स और फर्डिनेंड दोनों भाइयों ने जब देखा कि सुल्तान तो बड़े मार्के के साथ पूरे इलाके को रौंदता हुआ उनके सामने आन खड़ा हुआ है, तो उन्होंने सुलह की गुजारिश की और ये तय पाया कि हंगरी का कुछ इलाका जो है वो फर्डिनेंड को दे दिया जाए, बाकी ज़ापोलिया के पास रहे। सुल्तान ने इसे तस्लीम कर लिया और वापस चला गया। अब तीसरी बार सुल्तान को फिर इधर आना पड़ा, वो इसलिए कि फर्डिनेंड बड़ा शरारती आदमी था। ये पापा आज़म भी था रोम का, ये फर्डिनेंड जो था ऑस्ट्रिया का हुक्मरान। इस बार फर्डिनेंड ने बड़ी तैयारी की। पहले ही अपने भाई को चार्ल्स पंजम को बुला लिया, जो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर उसके पास आ गया। बड़े बड़े सलीबी जंगजू भी पहुंच गए। जब सुल्तान ने ये हाल देखी तो सुल्तान फिर निकला अपने लश्कर के साथ, पर सारे इलाके को उसने रौंदा और बिल्कुल सामने चार्ल्स और फर्डिनेंड दोनों भाइयों के सामने जाकर उसने पड़ाव किया। जब उसने पड़ाव किया और चार्ल्स और फर्डिनेंड दोनों ने सुल्तान के लश्करियों का जज्बा और जोश देखा, तो उन्होंने सुल्तान से रिक्वेस्ट की, एक तरह की कि सुलह कर ली जाए। चुनाचे 5 साल का एक माहदा हुआ, जिसके तहत फर्डिनेंड को पीछे हटा दिया गया। पूरा हंगरी सुल्तान के अंडर तस्लीम किया गया। फर्डिनेंड ने सुल्तान सुलेमान को अपना आका तस्लीम किया और 30,000 सालाना खराज देना कबूल किया। इस तरह ये इलाका सुल्तान के तहत आया। अब ये सारे जो है जस्तजू करने के बाद सुल्तान के सामने बस एक ही इलाका था और ज़ीजथवार का। सुल्तान ने आगे बढ़कर इस इलाके का भी जो है मुहासरा कर लिया और बड़ी तंगदही से, बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी सख्ती के साथ मुहासरा करने के बाद इस जो है किले और शहर को भी फतह कर लिया गया। लेकिन अजीब बात, जिस वक्त सुल्तान इस इलाके को फतह कर रहा था, सुल्तान अपने खैमे में मुर्दा पाया गया और सन 1566 में वो फौत हो गया। सुल्तान सुलेमान जो था वो, जैसा मौरखीन कहते हैं कि इस जैसा कोई हुक्मरान था ही नहीं अपने दौर में,
ना बाद में तुर्कों में पैदा हुआ जिसने तुर्कों को इतनी इज्जत अता की। अब सुल्तान सुलेमान के बाद जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ममलकत में कब्रत और करेट का इजाफा किया, वरना जिस कदर दौलत, जिस कदर सियासी बढ़तरी सुल्तान सुलेमान के दौर में थी, किसी दौर में ना नसीब नहीं हुई। सुल्तान सुलेमान के दौर में अब ममलकत की ये हालत थी कि बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मुल्क उसके तहत थे, बड़े बड़े तारीखी शहर मसलन कार थे, मिस्र का शहर मंफस, कायरा, सिकंदरिया, बाबल, नैनवा, मदीना, पालमीरा, मक्का, उसके अलावा भरूसा, नाइसिया, नैकोमीडिया और आगे दरियाए दजला और फरात के साथ के सारे इलाके, बगदाद वगैरह सारे सुल्तान के तहत थे। अब सुल्तान एक तरह से दरियाए दजला और फरात के किनारों से लेकर पूरे हंगरी तक और उधर से शिमाल से रूस के इलाकों के साथ से लेकर पूरे सूडान और अफ्रीका तक के इलाके का हुक्मरान था। इस तरह सुल्तान सुलेमान के दौर में जो अज़मत तुर्कों को मिली, इसके बाद नसीब ना हुई। यहाँ सुल्तान सुलेमान के ज़मीनी हालात ख़त्म हुए। अब सुल्तान सुलेमान के दौर में जो समुद्री फतूहात हासिल की, उनके अमीर और बैर जो यूरोपीय कुव्वतों के साथ लड़ते रहे, ये सारे हालात हम आपके सामने अगली वीडियो में खैरुद्दीन बारबरूसा के उन्वान से पेश करेंगे। इसके साथ ही मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी तरह की वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसके साथ ही अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।